हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज आप लोगों को पता है हम लोग एडीओ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं पॉलिटी के। तो चलिए ये सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है। तो याद रखिएगा, संसद के किसी भी सदन में जो है वो संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरोध में जो अभियोग होता है या फिर आप इसको बोल सकते हैं महाभियोग होता है, उसको याद रखिएगा कि उसको संसद के किसी भी सदन में शुरू कर सकते हैं, चाहे वो उच्च सदन हो या निम्न सदन, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। और एक और बात कि महाभियोग जो है राष्ट्रपति का, वो जो है उसका उल्लेख है आर्टिकल नंबर 61 में। ये मैंने आप लोगों को बताया भी है। आगे देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो याद रखिए, भारत के उपराष्ट्रपति पर राज्यसभा के द्वारा जो है अभियोग लगाया जा सकता है। और याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 67 ख है, ठीक है, तो इसके तहत राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और ऐसा प्रस्ताव आप लोगों को पता होगा, लाने से पूर्व जो है वो 14 दिनों के पूर्व क्या करना होता है, नोटिस देना होता है या फिर सूचना देना होता है, इन्फॉर्म करना होता है। इसके अतिरिक्त महाभियोग के संकल्प को याद रखिएगा कि संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। देखिए, यहाँ लिखा है कि राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 250। फिर देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिए, विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा। फिर देखिए, लिखा है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 30 वर्ष। फिर देखिए, लोकसभा स्थगित करने का जो अधिकार है वह किसे है। तो याद रखिए, लोकसभा स्थगित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। आगे देखिए, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या जो है वो सदस्य उपस्थित होने चाहिए। तो याद रखिए, लोकसभा की जो बैठक है उसको आयोजित करने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या जो है वो कुल सदस्यता का 1/10 भाग, याद रखिएगा। फिर देखिए क्या लिखा है इसमें कि यह निर्णय लेने का जो अधिकार है किसको है कि बिल जो है वो मुद्रा बिल है या नहीं। तो याद रखिए, बिल जो है वो मुद्रा बिल है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। फिर देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है उसको उसके पद से लोकसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है। तो याद रखिए कि विधान की जो अवशिष्ट शक्तियां होती है वो पार्लियामेंट में निहित होती है। फिर देखिए अगला क्या लिखा है, अगला लिखा हुआ है कि लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। फिर देखिए, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, कल ही मैंने पढ़ाया था, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। आगे देखिए लिखा, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य के द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण करने के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है। तो याद रखिए, इसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। याद रखिए, यह स्थगन प्रस्ताव जो होता है वो प्रश्नकाल के पश्चात जो है वो पेश किया जाता है। आगे देखिए, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं। तो याद रखिए, संसद की जो लोक लेखा समिति होती है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। फिर देखिए, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए, मीरा कुमार। फिर है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है। तो चुनाव आयोग के परामर्श को लेकर राष्ट्रपति ये फैसला करते हैं। कौन सा फैसला, तो सांसदों की अयोग्यता से संबंधित विवादों पर फैसला। फिर देखिए लिखा है, कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पीवाईक्यू में रिपीट हुआ है। तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन जो है वो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। आगे देखिए, भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य के द्वारा की जाती है। तो ये हो जाएगा लोक लेखा समिति। फिर भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है। तो ये हो जाएगी प्राक्कलन समिति। फिर देखिए, संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका जो है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे देखिए, संसदीय स्वरूप की सरकार में जो कार्यपालिका होती है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसा मैंने बताया।
फिर देखिए, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसको है? पार्लियामेंट को। और जोड़ने की शक्ति भी किसको है? पार्लियामेंट को। आगे देखिए, कटौती प्रस्ताव में जब मांग की जो राशि होती है वो 100 कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे सांकेतिक कटौती कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को, 100 कम कर दी गई है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? सांकेतिक कटौती कहेंगे। फिर जब किसी सदस्य को यह लगने लगे कि मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया जो प्रस्ताव है वो विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। आगे देखिए, सरकार के द्वारा प्रस्तुत मांग की राशि को कम करके 1 रुपए करने संबंधी प्रस्ताव को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं पॉलिसी में असम्मति की कटौती। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो याद रखिए, भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संविधान से जो है वो ग्रहण की गई है। देखिए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटिश संविधान से अभिप्रेरित है, जिसमें कि प्रधानमंत्री जो है वो देश का वास्तविक कार्यपालक होता है जो कि संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। देखिए लिखा है कि संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। आगे देखिए, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो जो अपर हाउस है उसे राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, लोअर हाउस को लोकसभा के नाम से जाना जाता है। इस बात को याद रखेंगे आप लोग। आगे देखिए, राज्यसभा को भंग किया जाता है तो याद रखिएगा, राज्यसभा को जो है वो भंग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यह एक स्थायी सदन होता है, मैंने पहले भी बताया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को याद होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 83 क्लॉज 1 में ये बात बोला गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, तथापि उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य जो हैं वो प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह एक स्थायी जो है वो निकाय होता है जो कि कभी भंग नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? यहाँ नहीं है पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये ऑब्वियस सी बात है, सही नहीं है। फिर देखिए क्या लिखा है इसमें कि लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। इसमें नहीं है पूछ रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसीलिए ये तो सही हो गया, ये भी सही हो गया। फिर देखिए, राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। राज्य विधानसभा लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आप लोगों को भी पता है कि राज्य विधानसभा में जो है वो आयु कितनी वर्ष है? 25 वर्ष है, लोकसभा के जैसे। और राज्य परिषद होता है तो राज्य परिषद में राज्यसभा के जैसे 30 वर्ष होता है। तो इसमें बोल रहा है सही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है। इसमें देखिए लिखा है कि ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की संख्या 18 वर्ष होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, इसको ग्रीन में कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो याद रखिए, 2 अस्थायी सदनों का अगर नाम हम जाने तो ये क्या हो जाएगा? लोकसभा और विधानसभा। ये अस्थायी सदन है, यानी विघटित हो सकते हैं। जबकि आप लोगों को पता है कि राज्य परिषद हो गए या फिर राज्यसभा हो गए, ये दोनों क्या नहीं होते हैं? ये दोनों विघटित नहीं होते हैं। आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होता है। ये तो मैंने आप लोगों को बताया है। देखिए यहाँ लिखा है, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 84B के तहत राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष एवं लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है। आगे देखिए, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? मैंने ये बात कल ही आप लोगों को बताया था कि संयुक्त सत्र जो है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, बताइए। बिल्कुल करेक्ट, लोकसभा का अध्यक्ष। और ऐसा बोला गया है आर्टिकल नंबर 108 यानी 108 में, 108 के तहत संसद के दोनों सदनों में धन विधेयक से इतर यानी धन विधेयक के अलावा किसी विधेयक पर यदि असहमति हो जाती है तो उस स्थिति पर विचार जो है उसको करने के लिए जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। लेकिन संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो संयुक्त बैठक बुलाता तो राष्ट्रपति है। याद रखिए, संयुक्त बैठक बुलाते कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता जो है, याद रखिएगा, उसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। आगे देखिए, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन है? तो याद रखिए, यह है लोक लेखा समिति। याद रखिएगा कि जो CAG होते हैं
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी। ठीक है, सीएजी बेसिकली क्या करते हैं, रिपोर्ट की समीक्षा करते हैं। ठीक है, और कौन करता है उसकी रिपोर्ट की समीक्षा, तो वह करते हैं लोक लेखा समिति। यह समिति जो होती है वो जांच करने वाले विषयों का चयन संघ के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों में से करती है, जिन्हें कि संसद के क्या करते हैं, प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है। याद रखिएगा कि जो सीएजी होते हैं वह भी समिति की बैठक में भाग लेकर हेल्प तो करते हैं, लेकिन क्या नहीं करते हैं बताइए, ये जनरली वोट नहीं दे सकते हैं। यानी इनका वोट जो होता है एक तरीके से बोल सकते हैं अंतिम वोट होगा, जबकि कोई भी जो बोलते हैं ना कि किसी भी पक्ष में मतलब निर्णय ना हो, टाई हो जाए, उस स्थिति में वोट कर सकते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि जो लोक लेखा समिति होती है वो बेसिकली लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, यह मैंने शुरू में पढ़ाया था। आगे देखिए, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है। तो भारत में संसद की जो वित्तीय समितियां हैं वो है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, यानी कि तीनों। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है। तो याद रखिए कौन सी समिति स्थायी समिति नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति जो है यह क्या नहीं है, क्या नहीं है बताइए, क्या नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, वित्त मंत्रालय की परामर्श समिति जो है वो स्थायी समिति नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, बताइए किसको किया जाता है संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त, तो यह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। याद रखिएगा कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि लोक लेखा समिति का गठन जो है वो प्रतिवर्ष किया जाता है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, यानी कि जो लोक लेखा समिति है उसका जो गठन है वो प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। याद रखना है इस बात को, पर ईयर करना है। फिर उसके बाद आप लोगों से अगर कोई पूछे लोक लेखा समिति में कितने मेंबर होते हैं, तो आप लोगों को बताना है 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के और 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, याद रखिएगा। और परंपरा अनुसार इस समिति के जो विपक्षी दल का नेता है उसको अध्यक्ष चुना जाता है। फिर देखिए, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, विपक्षी दल का नेता। ये मैंने ऊपर आप लोगों को बताया भी था। आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल जो है वो 6 वर्ष होता है। फिर देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो 6 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। आगे देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, तो याद रखिए संसद। याद रखिए कि इसमें देखिए लिखा भी है कि अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद जो है वो नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार का विधि के द्वारा विनियमन करती है। आगे देखिए, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है, तो याद रखिए नए राज्य की जो स्वीकृति है वो संसद देती है। आप लोगों को याद रखना है कि जो आर्टिकल नंबर 2 है उसके अनुसार संसद जो है वो विधि के द्वारा नए राज्यों का गठन कर सकती है। कौन से आर्टिकल के अनुसार, आर्टिकल नंबर 2 के अनुसार। फिर देखिए, राज्यों का जो निर्माण करने का अधिकार है वो अनुच्छेद 3 के अनुसार किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की जो शक्ति है वो किसे प्राप्त है, तो ये संसद को प्राप्त है। देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 312 क्लॉज 1 के अनुसार संसद विधि के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए सम्मिलित एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करेगी। आगे देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। याद रखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। देखिए, आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा इस बात को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मंत्रीगण होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर देखिए, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, बताइए। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व।
फिर देखिए लिखा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है। तो याद रखिए उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि जो आर्टिकल नंबर 108 है उसके अंतर्गत ही संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, मैंने आप लोगों को बताया था। और संयुक्त बैठक जो है वो बुलाने का जो कार्य है वो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करने का जो अधिकार है वो लोकसभा के अध्यक्ष को है। इस बात को याद रखिएगा। फिर देखिए संसद में शामिल है, संसद में क्या शामिल है, तो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। और ऐसा कहा गया है आर्टिकल नंबर 79 में। आर्टिकल नंबर 79 के अनुसार संघ की जो संसद है वो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है, तो याद रखिए भारत में कानूनों को कौन बनाता है। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। आगे देखिए विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है, तो विधानमंडल का जो प्रमुख कर्तव्य है वो है कानूनों को अधिनियमित करना। इस बात को याद रखेंगे। फिर देखिए संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है, बताइए समापन का क्या अर्थ होता है। समापन का अर्थ होता है संसद के सत्र का अंत। आगे देखिए लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है, तो याद रखिएगा कौन प्रमाणित करता है, बताइए कौन प्रमाणित करता है। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वह धन विधेयक के रूप में उसे प्रमाणित करने का कार्य करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका निर्णय जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। एक बात बता दूं कि संविधान का जो आर्टिकल नंबर 110 है उसका क्लॉज 3 और 110 क्लॉज 4 इन दोनों के अंतर्गत लोकसभा में किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का जो अधिकार है वो लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। और लोकसभा अध्यक्ष का ही जो निर्णय होता है इस संदर्भ में वह अंतिम होता है। आगे देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या होता है, तो अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ होता है वे अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, यानी कि उसकी स्पष्ट कोई स्थिति नहीं है तो वह चले जाएंगे, उसे क्या बोलते हैं अवशिष्ट अधिकार कहते हैं। और यह बेसिकली केंद्र सरकार के अधीन होता है। आगे देखिए केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले जो पहले भारतीय थे वह कौन थे। ऑप्शन नंबर सी विट्ठल भाई पटेल। देखिए लिखा है केंद्रीय विधानमंडल में अध्यक्ष बनने वाले प्रथम जो भारतीय थे विट्ठल भाई पटेल। कब बने थे, 1925 में। आगे देखिए संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है कि यह संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि संसदीय प्रकार की सरकार में जो कार्यपालिका होती है अर्थात मंत्रिपरिषद अपनी प्रजातांत्रिकता वैधता विधायिका से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। साथ ही इसमें मंत्रीगण अर्थात कार्यपालिका के जो मेंबर होते हैं वो विधायिका से ही लिए जाते हैं अथवा उन्हें निश्चित अवधि में विधायिका का मेंबर बनाना क्या होता है, अनिवार्य होता है। दूसरी ओर राष्ट्रपति प्रणाली की जो सरकार है उसमें कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है तथा यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी न होकर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे देखिए विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए संसदीय सरकार। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो व्यवस्थापिका या फिर विधायिका होती है उसे क्या होता है, उसको संसदीय सरकार में कार्यपालिका से अधिक जो है वो प्राथमिकता मिलती है। क्योंकि कार्यपालिका आप लोगों को पता है कि किसी भी कानून को लागू करवाने का कार्य करती है, लेकिन कानून बनाने का जो कार्य है आप लोगों को भी पता होगा कि यह जो है विधायिका का महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए शासक के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। वी ऑल नो दैट व्यवस्थापिका देश के लिए कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है तथा न्यायपालिका लोकतंत्रीय व्यवहार नियमों के अनुसार न्याय दिलाती है। संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है
और मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। ऐसी शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका का स्थान जो है वो अन्य विभागों से उच्च होता है। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिए, पहला अध्यक्ष था जीवी मावलंकर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत की प्रथम निर्वाचन लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। उनका जो कार्यकाल है वो 1952 से 1956 के मध्य था और वे 1947 से संविधान सभा एवं तदनुसार 26 नवंबर 1949 से अंतरिम संसद के अध्यक्ष भी रहे थे। आगे देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष है वह कौन थे बताइए? आप लोग बताइए तो कौन थे? बिल्कुल सही, जीवी मावलंकर। अभी भी मैंने बताया था पीछे। आगे देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना चाहिए? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सामान्यतया प्रतिवर्ष संसद के 3 अधिवेशन होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। यथा बजट अधिवेशन यानी फरवरी से मई के बीच, फिर एक होता है वर्षाकालीन अधिवेशन जो कि होता है जुलाई और सितंबर के बीच, और एक होता है शीतकालीन अधिवेशन जो होता है नवंबर और दिसंबर के बीच। याद रखिएगा कि राज्यसभा के संबंध में बजट जो है अधिवेशन वो 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है। किसी एक वर्ष में 2 अधिवेशन होने आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक अधिवेशन की अंतिम तिथि के बाद राष्ट्रपति को 6 माह के भीतर आगामी अधिवेशन के लिए सदनों की बैठक के लिए आमंत्रित करना होता है। फिर देखिए लिखा है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर देखिए, किसी भी विधानमंडल के किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमहत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। आगे देखिए क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? तो याद रखिए कौन सा संसद से संबंधित नहीं है। इसमें लिखा है आमुख, स्थगन, भंग करना या बर्खास्त करना। तो बर्खास्त करना जो है वो संसद से संबंधित नहीं है। बाकी जो आमुख है, स्थगन है, भंग करना है, ये संसद से संबंधित है। आगे देखिए, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तदर्थ समिति, यानी कि एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी जो है उसको किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्री परिषद में इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो कैबिनेट सचिव जो होते हैं वो मंत्री परिषद में शामिल नहीं होते हैं। जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद में 3 लोग शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और या फिर बिना विभाग के मंत्री। इस बात को याद रखिएगा। देखिए एक बात और याद रखना है कि जो आर्टिकल नंबर 74 क्लॉज 1 है उसमें मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य संचालन में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। आमतौर पर सरकार से तात्पर्य मंत्री परिषद से ही होता है। फिर देखिए क्या लिखा है, संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? बताइए तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट है कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। फिर लिखा है, एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह जो है वो जरूरी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा ये बात जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सत्र में एक ही बार लाया जा सकता है। इसके अलावा अगले सत्र में पुनः अविश्वास प्रस्ताव जो है उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि 2 अविश्वास प्रस्ताव के मध्य का जो समय है, दोनों के बीच का जो अंतराल है उस पर निर्भर करता है। 6 माह की अवधि होगी और अवश्य होनी चाहिए, ये बात गलत है। ठीक है, आगे देखिए, केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केवल लोकसभा में। याद रखिएगा अविश्वास प्रस्ताव जो है उसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर देखिए, 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार के किस विधेयक द्वारा जारी करती है? तो याद रखिए वित्त विधेयक के द्वारा जारी करती है।
आगे देखिए क्या लिखा है इसमें। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, बिल्कुल सही, या फिर देश के 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें तो भी, और राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजेंगे, ये चीज सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। आइए देखिए सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है भारतीय संसद जो है वो संविधान के अनुच्छेद 250 के अधीन समूचे भारत या फिर उसके किसी भाग के लिए राज्य सूची में शामिल किसी भी मद के लिए जो है वो कानून बना सकती है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में आपात की स्थिति लागू हो गई है तभी। आर्टिकल नंबर किसके अंतर्गत बना सकती है राज्य सूची के विषय में कानून संसद? तो 250। फिर देखिए साथ ही आर्टिकल नंबर 249 के तहत राज्यसभा के 2/3 बहुमत के द्वारा राष्ट्रहित में ऐसा आवश्यक बताए जाने पर अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के संदर्भ में अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुपालन के क्रम में संसद के द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून जो है वो बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो सीटों के बंटवारे का निर्धारण राज्यसभा में चौथी अनुसूची करती है। जो तीसरी अनुसूची है इसको भी याद रखिएगा, यह जो है वो शपथ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? शपथ से रिलेटेड है। 5वीं अनुसूची में बेसिकली जो ST SC होते हैं, अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है, जो भी ST SC मतलब बेसिकली बोला जाए अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं उसके नियंत्रण के बारे में बताया गया है। उसके पश्चात जो 6वीं अनुसूची है, 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, प्रशासन के बारे में इसमें जो है उल्लेख किया गया है। आगे देखिए किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उसका मेंबर नहीं होते हैं, यानी जो उपराष्ट्रपति होते हैं, आप लोगों को पता होगा पदेन अध्यक्ष राज्यसभा के, लेकिन वह राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। आगे देखिए भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वह है कि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। आगे देखिए राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का जो नियम है वो किस देश के संविधान से लिया गया था? तो यह जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का जो नियम है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। आर्टिकल नंबर 80 क्लॉज 1 क के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का नामांकन जो है वो कर सकता है। फिर देखिए आर्टिकल नंबर 80 क्लॉज 3 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा नाम जो है वो निर्देशित करने वाले इसमें कितने सदस्य होंगे? नाम निर्देशित 12 सदस्य होंगे, जो कि किससे किससे रिलेटेड होंगे? साहित्य के फील्ड से, विज्ञान कला के फील्ड से, समाज सेवा के संबंध में उनको व्यवहारिक अनुभव या फिर ज्ञान होगा। याद रखिएगा इस प्रक्रिया का उद्देश्य ऐसे विद्वान या प्रतिष्ठित लोगों को बिना निर्वाचन के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देना है जिससे कि देश को इनके ज्ञान अनुभव का लाभ प्राप्त हो सके। मैंने सुधा मूर्ति वाला एग्जाम्पल भी आप लोगों को पिछले क्लासेस में बताई होगी। अब देखिए निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो याद रखिए संघीय बजट से संबंधित है कटौती प्रस्ताव। याद रखिए कटौती प्रस्ताव जो है वो संघीय बजट से रिलेटेड है। कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है। देखिए एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए। फिर है राज्यसभा बजट पर चर्चा कर सकती है परंतु अनुदान मांगों पर वह मतदान नहीं कर सकती है। और याद रखिए कटौती प्रस्ताव जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नीति अनुमोदन कटौती, फिर दूसरा है मित व्ययता कटौती और फिर होता है सांकेतिक कटौती। थ्योरी क्लास वाली आपने देखी होगी तो मैंने उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार से ये सारी चीज़ें बताई हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।